हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम सीरीज की दूसरी वीडियो बना रहे हैं जिसमें कि हम समझ रहे थे कि हस्तकला क्या है, यानी हस्तशिल्प कला यानी हैंडीक्राफ्ट क्या है। जिसमें इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एक्चुअली हस्तशिल्प कला क्या है, जिसमें मैंने बताया था कि हम अलग अलग डिस्कशन करेंगे कि कौन से युग में कैसे आविष्कार हुए या क्या क्या निर्मित हुआ। ठीक है, जैसे हमारी जो हस्तशिल्प की कला है वो बढ़ती चली गई, उसका विकास होता चला गया। तो ये सब हमने डिस्कस करने के लिए कहा था। पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था जो हाथ से बनाई हुई चीजें हैं, यानी कोई रचना जो हाथ से निर्मित की जाएगी, जिसमें बड़ी बड़ी मशीनों का यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, कोई छोटे छोटे उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा या अनुपयोगी जो वेस्ट मटेरियल होता है उनका यूज किया जाएगा, तो क्या कहलाएगी? हमारी हस्तकला या हस्तशिल्प कला कहलाएगी। आई होप आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा। अभी देखिए, जब हम बात करें प्राचीन काल की तो हम बात करते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता की। तभी से क्या हुआ? नगरीकरण शुरू हुआ, है ना। लोगों ने नगर बसाने शुरू किए, तो हम वहीं से हस्तकला का जो निर्माण है हम वहीं से देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जो हस्तकला निर्मित हुई, यानी जब खुदाई हुई सिंधु घाटी की सभ्यता में, अगर हम देखें तो जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या किया, कई सारी खुदाइयां की, तो उन्होंने कई पुरातात्विक साक्ष्य निकले, उसमें कई सारे साक्ष्य मिले, जिसमें कि हमें पता चलता है कि उस जमाने के लोग शिल्प जो तरीके थे शिल्पकारी में, या हम कह सकते हैं शिल्प तकनीकी में, या हम कह सकते हैं वस्त्रों के निर्माण में, जो भी कपड़े बनाने का जो काम हुआ करता था उसमें कितनी ज्यादा उन्हें रुचि हुआ करती थी या कितने अच्छे से वो काम को किया करते थे। ठीक है, उसके बाद ये जो हमें साक्ष्य मिलते हैं उन्हीं के आधार पे हम देखते हैं और ये प्रूव होता है कि उस समय कितनी ज्यादा निपुणता थी, कितनी ज्यादा शिल्प कला विकसित थी। और उसी के आधार पर जो हमारे पुरातात्विक साक्ष्य हैं उन्हीं को आधार बनाते हुए हमें शिल्पकारों के बारे में पता चलता है कि कौन कौन सी कलाएं बहुत ज्यादा विकसित थी या कौन कौन से शिल्प विकसित थे। जैसे कि हम कह सकते हैं ताम्रकार हुआ करते थे। किस किस तरीके के ताम्रकार हुआ करते थे? यानी तांबे पे जो वर्क किया जाता है। स्वर्णकार यानी सोने की जो वस्तुएं बनाई जाती थी, चीजें बनाई जाती थी, उनका भी वर्णन हमें देखने के लिए मिलता है पुरातात्विक साक्ष्यों से। पत्थर को तराशने वाले का जो है ज्ञान हमें होता है। ईंटों का निर्माण कैसे किया जाता था, कौन करता था। बुनकर अलग अलग तरीके की चीजें बुनना बनाना, इनका हमें साक्ष्य मिलता है साक्ष्यों से पुरातात्विक जो है। मिट्टी की वस्तुएं भी बनाई जाती थी, किसमें? सिंधु घाटी की सभ्यता में, और ये सभी शिल्पकारों द्वारा बनाई जाती थी और यही क्या थी? हस्तशिल्प भी थी। उसके बाद क्योंकि इनमें किसी बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। अगर अब हम बात करें तो सिंधु घाटी की सभ्यता की अगर हम बात करें तो उस समय उस काल में अगर हम बात करें तो सबसे जो लोकप्रिय धातु थी वो कांसा थी। तो कांसा थी तो कांसा भी थी, एक तरीके से हम कह सकते हैं तांबा भी थी। ठीक, तांबा और कांसा, ब्रॉन्ज जिसको बोलते हैं, तो उससे क्या किया जाता था? बर्तनों का निर्माण किया जाता था। वहीं अगर हम देखें तो चनुद्रों भी उसी का ही एक हिस्सा था। वहां क्या था? शिल्प उत्पादन का बहुत बड़ा केंद्र था। बहुत बड़ा केंद्र का मतलब बहुत प्रसिद्ध भी था, क्योंकि यहाँ पे क्राफ्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें निर्मित की जाती थी। चाहे हम समझे मोती का निर्माण भी होता था, जिनको हम मनके कहते हैं। सिप्पियां जो होती उनको काटने का काम होता था। मोहरों का निर्माण किया जाता था और कई सारी धातुओं से संबंधित भी कार्य यहाँ हुआ करते थे। अब अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो में एक पुरोहित की मूर्ति मिली है जिसमें एक त्रिपतीय क्या किया गया? अलंकरण किया गया है। आप लोग शायद परिचित भी होंगे इससे। जो हमारी त्रिपतीय मूर्ति है, वो जो काम है, ये जो अलंकरण है, ये कढ़ाई का काम है। यानी हम इन सब बातों से ये पता चलता है कि जो मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुई थी उसमें जो लोग थे जो रहते थे उस समय, जो नगर विकसित थे उसमें जो भी लोग रहते थे वो कढ़ाई कला में भी निपुण थे। मतलब उन्हें ये भी हस्तकला आती थी कि वो कढ़ाई भी जानते थे। ठीक है, तो और अगर इनके नगरों को हम खुदाई करके देखें और स्थलों को देखें तो वहां पे कताई, बुनाई, तकली आदि जो सुई थी उन सभी के साक्ष्य मिलते हैं, जिससे कि हम ये अंदाजा लगाते हैं कि वहां भी कभी वस्त्र जो है निर्माण केंद्र रहा होगा, वहां पे वस्त्रों का निर्माण होता होगा, क्योंकि ये सब बुनाई होती होगी। ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं। अगर हम बात करें तो नागेश्वर और बालाकोट को क्या माना जाता है? विशिष्ट केंद्र माना जाता है, क्योंकि जो सप्लाई होती थी चीजों की वो यहीं से होती थी और यहाँ पे भी शिल्पकला के कई सारे कार्य हुआ करते थे। और जो बर्तन हमें मिलते हैं वो जो उस पे जो आकृतियां हैं, जो चित्रकारी हैं,
उसे देख के हमें ये लगता है कि उस समय के जो चित्रकार थे या जो शिल्पकार थे वो कितने ज्यादा दक्ष रहे होंगे, उनके अंदर कितनी कुशलता रही होगी कि वो क्या करते थे, इतने सुंदर वस्त्रों का, इतनी सुंदर मूर्तियों का, इतने सुंदर मृतभांडों का निर्माण कर सके। ठीक है, अब अगर हम लोग, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब अगर हम लोग बात करें तो यहाँ आती है हमारी मौर्यकालीन हस्तशिल्प। अगर इसकी बात करें तो इस समय जो मौर्य काल आया तो उस समय क्या था, राजनीतिक एकता और केंद्रीय शासन में बहुत ज्यादा मतलब विस्तार हुआ। इस समय राजनीतिक जो व्यवस्था थी वो बहुत ज्यादा अच्छी चल रही थी और शासन भी लगभग अच्छा था। तो जो व्यापार था, जो बिजनेस हुआ करता था उस समय पे, उसमें कई सारा मतलब प्रगति हो रही थी, बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हो रही थी। तो इस समय तक उन लोगों को क्या आ गया था, कच्ची खानों मतलब खानों से कैसे कच्ची चीजें निकालना है, सोना चांदी अभ्रक इनको कैसे निकालना है वो भी ज्ञान हो चुका था। उनको कैसे गलाना है, उन्हें शुद्ध कैसे करना है और उन्हें लचीला कैसे बनाना है, उन्हें आकार कैसे देना है, ये सारी चीजें मौर्य काल तक उन्हें आ गई थी। और जो हम देखते हैं, जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने मौर्य काल की जो थी स्थापना की थी। तो हम देखते हैं जो मेगस्थनीज हैं वो भी उन्हीं के ही समकालीन थे। उन्होंने क्या किया, अपनी एक पुस्तक लिखी थी इंडिका। इंडिका में ही उन्होंने डिकोड किया था कि इस समय सोना चांदी तांबा लोहा इन सभी का यूज होना शुरू हो गया था। ये सब लोग क्या करते थे, जो सोना चांदी तांबा लोहा है उससे आभूषण बनाते थे, कई सारे गहनों का निर्माण किया करते थे। और ये सब कोई बड़े बड़े मशीनों या कारखानों के द्वारा नहीं हो रहा है, ये सब हाथों द्वारा निर्मित हो रही है। ये विकास है किसका, हस्तशिल्प की कला का। उस समय आभूषण बनते थे, बर्तन बनते थे, कई सारे हथियारों का निर्माण किया जाता था, कई सारे सिक्के बनाए जाते थे। तो क्या होता था, हस्तशिल्प की कला इस तरीके से निर्मित हुई। अब मौर्य काल के समय ही जो लकड़ी पे जो काम था, यानी लकड़ी पे हस्तशिल्प का जो काम था उसका भी विकास हुआ। चाहे वो कार्विंग हो गया, चाहे वो लकड़ी से किसी चीज को बनाना हो गया, इस समय प्रगति पे था ये जो कार्य था। अगर हम बात करें, काशी और पुंड दो जगह थी जहां पे रेशम के कपड़े का जो काम था वो बहुत ज्यादा फेमस था। रेशम से वस्त्रों को बनाया जाना बहुत फेमस था। और कहते हैं अलग अलग रेशम की ब्रांड होती है, जिसमें एक छैम जो रेशम था वो बहुत ज्यादा फेमस था, जिससे वस्त्रों का निर्माण किया जाता था। ठीक है, अब हम बात करें बंग की। बंग भी एक जगह का नाम है। यहाँ का जो मलमल का कपड़ा था वो बहुत ज्यादा फेमस था, उससे वस्त्रों का निर्माण किया जाता था। कुल एक तरीके का कपड़ा हुआ करता था जो कि सफेद और चिकना हुआ करता था, उससे भी कई सारे वस्त्रों का निर्माण किया जाता था। अब अगर हम बात करें तो जो हमारे मौर्य काल था उसमें कई सारे हाथी दांत से बनी हुई चीजें जो हम डेकोर में लेते हैं तो उनका निर्माण होता था। और चर्मकार कह सकते हैं, जूता, या हम कह सकते हैं कई सारी चीजें, पर्स कह सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें निर्मित की जाती थी। ऐसे ही हम बात करें तो बर्तन बनते थे मिट्टी के, कई सारे इसी काल में निर्माण हुआ। और यहाँ की एक स्पेशलिटी है कि यहाँ काली मिट्टी से बने मृतभांडों का यूज होता था, जिनका जो इस्तेमाल है वो धनाढ्य वर्ग के लोग किया करते थे। अब अगर हम लोग बात करें संगम कालीन हस्तशिल्प कला की, तो लगभग जो जब व्यापार में उन्नति हो रही है तो लगातार उन्नति होती चली जा रही है। तो संगम कालीन में जो व्यापार की उन्नति थी, जो बिजनेस था वो अच्छा है, और हस्तशिल्प कहीं ना कहीं व्यापार यानी बिजनेस से जुड़ा हुआ है। तो जब अच्छा व्यापार चला तो यहाँ भी जो राजा थे, महाराजा थे, कई सारी संस्थाएं थी, उन्होंने हस्तशिल्प को प्रोत्साहन किया। और यहाँ पे भी व्यापार अच्छा होने की वजह से शिल्पकारों को, जो हमारे आर्किटेक्चर्स हैं या हम कह सकते हैं जो शिल्पकार हैं, उनको क्या किया, प्रोत्साहन दिया गया कि हाँ, मतलब जो भी काम किए जाते थे वो बिजनेस में अच्छा मुनाफा देते थे जो हमारे शिल्पकार हुआ करते थे। तो इसीलिए क्या हुआ, उनको बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया गया संगम काल में भी और मौर्य काल में भी। और यहाँ पे बुनाई, रस्सी की स्पेशलिटी थी कि सोने के आभूषण बनाना संगम कालीन तक लोगों को आ गया था, या वो जानने लगे थे कि सोने के आभूषणों का निर्माण कैसे करना है। ठीक, अब अगर हम बात करें तो उदयपुर और मदुरई दो केंद्र थे जहां पे क्या होता था, वस्त्रों का निर्माण होता था। आई होप आप लोगों को इतना समझ आया होगा है कि गुप्त कालीन, सल्तनत कालीन, मुगल कालीन और ब्रिटिश काल में हस्तशिल्प की कला में क्या क्या निर्माण हुआ था, कैसे कैसे डेवलप हुई थी। ठीक है, तो आइए हम लोग जान लेते हैं कि गुप्त कालीन हस्तशिल्प कला क्या है। देखिए, यहाँ पे कई सारी कलाओं का जो विकास है वो चरम सीमा पर था। यहाँ पे कई सारी जो कलाएं थी वो विकसित हुई, मतलब इस काल में आके वो अपनी चरम सीमा पे थी। लेकिन जो हस्तशिल्प की कला थी उसका विकास बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, उसका उल्लेख देखने को मिलता है। अगर हम बात करें गुप्त काल में तो जो कपड़ों का जो निर्माण था या कपड़े जो बनते थे वो बहुत ज्यादा
काफी उन्नत थे, मतलब कह सकते हैं बहुत अच्छी किस्म के हुआ करते थे और उनका निर्माण भी काफी ज्यादा मात्रा में होने लगा था। यहाँ पे अगर हम देखें तो रंगाई भी लोगों को आ गई थी गुप्त काल में, जो हम लोग डाई करवाते हैं कपड़ों को, बुनाई भी आ गई थी और हम कह सकते हैं कढ़ाई भी आ गई थी। जो गुप्त काल का समय था उसमें कई सारे कलाओं की अगर हम बात करें तो वस्त्र निर्माण या हम कह सकते हैं चित्रकारी, हम कह सकते हैं स्थापत्य कला या मृतबान जो निर्माण किए जाते थे वो गुप्त काल में ही किए जाते थे। ठीक है, अब यहाँ पे हाथी दांत की जो कला थी वो भी फेमस थी, मूर्तियों का निर्माण भी यहाँ होने लगा था, चित्रकला भी, ये सारी हस्तशिल्प की कलाएं हैं। कैसे कैसे निर्मित हो रही है हम देख ही रहे हैं। और ये जो हमारी मूर्ति कला है और जो चित्रकला है ये क्या थी, मुख्य शिल्प थी। किसमें, गुप्त काल में। अब धातु कर्म का इस्तेमाल किया जाता था जिसमें जो हमारे मूर्तिकार या शिल्पकार या हम कह सकते हैं जो लोग बनाते थे चीजों को, वो धातु कर्म से क्या करते थे, पात्रों का यानी जो बर्तन थे उनका निर्माण किया करते थे। टेराकोटा मिट्टी की कई सारी जो मूर्तियां थी उनको निर्मित किया करते थे और कई सारी मुद्राओं का निर्माण भी किया करते थे। तो आइए अब हम लोग देखते हैं सल्तनत कालीन की। सल्तनत कालीन में और ज्यादा वस्त्रों का निर्माण हुआ। देखिए जैसे जैसे हमारी जो सभ्यता है वो विकसित होती जा रही है, वैसे वैसे वस्त्रों पे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, मतलब कपड़ों पे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं इसी, और लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो क्या हो रहा है, वस्त्रों के निर्माण में तीव्रता आ रही है। क्योंकि अच्छा तीव्रता क्यों आ रही है, तो यहाँ पे जो मनुष्य का जो विकास था वो और ज्यादा मतलब डेवलप होता जा रहा था, हमारी जो सभ्यता है वो और ज्यादा विकसित होती जा रही थी। तो मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार चीजों को निर्मित कर रहा था, बना रहा था। आप देखते हैं गांधी जी चरखा यूज करते थे, तो उसका निर्माण तब तक जो हमारी सल्तनत काल है तब तक चरखे का निर्माण हो गया था। यहाँ पे यानी बुनने वाले पहियों का, जिससे हम बुनाई कर सके, जिससे कि काम आसान हो और जल्दी जल्दी कपड़े बन सके। ठीक है, तो क्या हो सके, वस्त्रों का निर्माण हो रहा है, वो भी बहुत तीव्र मात्रा में। और सूत काटने वाले यंत्र, बुनाई करने वाले कई सारे जो यंत्र थे उनको यहाँ पे निर्मित कर लिया गया था, जिससे कि क्या हो, छोटे छोटे यंत्र, मशीनें नहीं, छोटे छोटे यंत्र निर्मित, यानी जो उनका जो विकास है, उनका जो निर्माण है वो कर लिया गया था। यहाँ पे सूती ऊनी वस्त्र, अब हम कह सकते हैं रेशमी जो वस्त्र थे उनका भी निर्माण शुरू हो गया था। रेशम के भी कई कपड़े बनाए जाते थे, ऊन के भी कई कपड़े बनाए जाते थे और सूती जो कपड़े थे वो भी बनाए जाते थे। उसमें से एक जो वस्त्र बनाए जाते थे सूती, उनको हम छींट कहते थे उस समय में। पर जो चित्रित कढ़ाई थी वो भी होनी शुरू हो गई थी। और इस काल में सबसे ज्यादा अगर स्पेशलिटी क्या है इसकी, कि जो सोने के तार की कढ़ाई थी, उस समय राजा महाराजा हुआ करते थे, तो सोने के तार की कढ़ाई बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ पे रंगाई उद्योग बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ पे लोग जो रंगाई, यहाँ से रंगाई शुरू हुई और यहाँ पे कई सारे जो उद्योग थे वो भी शुरू हो गए रंगाई के। और रंगाई जो थी वो बहुत ज्यादा चरम सीमा पे थी। अगर हम बात करें तो गुजरात में, जो गुजरात का हमारा साइड है जो लगभग हमारे पड़ता है पश्चिम में, तो उधर लाल नीली चटाइयों का निर्माण किया जाता था। ये सारे हाथ से निर्मित किए जाते थे, कोई मशीनों का इस्तेमाल नहीं होता था। और उस पे हम देखते ही हैं, अगर आपके चटाई हो या कोई पायदान हो, आप उस पे देखिएगा कि कुछ ना कुछ फूल पत्ती ऐसे कुछ बना होगा। तो ये लोग क्या करते थे, हाथों से वो जो प्लास्टिक की जो होती हैं उनको क्या किया करते थे, उससे चटाई का निर्माण किया करते थे और उस पे पशु पक्षी भी बना लिया करते थे। ठीक है, उस पे उकेरा करते थे पशु पक्षियों को और उसी पे पच्चीकारी भी किया करते थे। मुगल कालीन हस्तशिल्प की कला क्या थी। देखिए जो मुगल काल के जो लोग थे उस समय पे भी जो हमारी हस्तशिल्प की कला थी वो लगातार विकसित होती जा रही थी। तो यहाँ पे जो मुगल काल के जो शासक थे उन्होंने जो हमारे कागज से बनी हुई चीजें थी, जो चर्म से बनी हुई चीजें थी, जो ताम्र से बनी हुई चीजें थी, उन सभी को और ज्यादा प्रोत्साहन दिया। ठीक है, देखिए मुगल काल में क्या हुआ था, दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। एक तो कागज का निर्माण बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में किया जाता था और अच्छी किस्म के कागजों को निर्मित किया जाता था। ऐसे ही जो सूती वस्त्र थे उनको भी निर्मित किया जाता था, उनका भी विकास हो रहा था और ये काफी ज्यादा उन्नत थे, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाता था। और कागज के निर्माण से जो चित्रकार थे उनका जो अभ्यास था, जो प्रैक्टिस थी, वो भी आसान हो गई थी। तो इसलिए चित्रकारी भी अपनी चरम सीमा पे थी। और जो सूती वस्त्र थे उनके कई जगह पे जो सूती वस्त्र थे उनका जो निर्माण था या हम कह सकते हैं प्रचार प्रसार था, वो आगरा में, बनारस में और जो हमारा मालवा था और भी कई जगह पे सूती वस्त्रों को निर्मित किया जाता था। अब हम बात करें तो लाहौर और गुजरात, आगरा में कई सारे रेशमी और मलमल के जो वस्त्र थे उनका कह सकते हैं कि वस्त्र निर्माण केंद्र कहा जाता था। ज्यादातर लाहौर और गुजरात और आगरा के साइड पे ही रेशमी और मलमल के कपड़े का निर्माण किया जाता था या उनसे बने
कपड़ों को निर्मित किया जाता था। अमृतसर ऊनी वस्त्रों के लिए बहुत ज्यादा फेमस था, यहाँ पे ऊन से बने कपड़ों का निर्माण किया जाता था। अभी ये सब जो है वो हाथों से ही निर्मित किया जाता था या छोटे छोटे उपकरणों का इस्तेमाल करके किया जा रहा है। और जो मुगल काल थे, मुगल काल में ही क्या हुआ, एक दिन अचानक कोई बेगम थी, उन्होंने क्या किया, इत्र का निर्माण कर दिया। उन्हें नहीं पता था लेकिन उनसे अचानक इत्र का निर्माण हो गया। तो वहां पे इत्र की भी, क्योंकि एक्सपेरिमेंट चलते रहते थे, तो वहां से इत्र को भी विकसित करने का काम हुआ और धीरे धीरे करके इत्र का जो व्यापार था वो भी फैलने लगा। तो क्या हुआ, कन्नौज में बहुत ज्यादा इत्र को बनाया जाता था और आज भी जो कन्नौज है वो इत्र के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध केंद्र है, क्योंकि वहीं पे सबसे पहले इत्र का निर्माण हुआ था। अब अगर हम लोग बात करें ब्रिटिश काल में, तो देखिए ब्रिटिश काल में जो अंग्रेजों का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा हमारी हस्तशिल्प की कला पे और भारतीय हस्तशिल्प की कला पे तो बहुत ज्यादा, जिससे कि देखिए हमारी जो पूरी अर्थव्यवस्था थी वो पूरी हस्तशिल्प पे ही निर्भर थी। यानी हमारे यहाँ जो भी लोग थे वो हथकरघों का या जो कुटीर उद्योग थे उन्हीं पे आश्रित थे। जब अंग्रेज आए तो क्या हुआ, उन्होंने अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला। साथ में उन्होंने क्या किया, अपनी जो बनाई हुई चीजें थी उनको भारत में लाने की सोची, जिससे कि क्या हुआ, उनका मतलब मेन पर्पस यही था कि जो ग्रामीणों द्वारा बनाई गई चीजें हैं, जो भी हस्तशिल्प के उद्योग है उनको बंद करना, जिससे कि क्या हो, वो अपने सामान को ज्यादा मुनाफे के साथ में बेच सकें। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, देखिए जब अंग्रेज नहीं आए थे तो उससे पहले जो कुटीर उद्योग थे, यानी जो हाथों से बनाए गए, हथकरघों द्वारा बनाए गए जो भी उद्योग थे, वो बहुत ज्यादा निर्मित और विकसित और बहुत ज्यादा अच्छी विकास की चरम सीमा पे थे। कुल मिला के हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा विकसित होने के कगार पे थे। लेकिन जैसे ही भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, देखिए इससे पहले कई सारे धातु कर्म के, प्रस्तर शिल्प के, कसीदाकारी के और चीनी मिट्टी के बर्तनों की बहुत ज्यादा डिमांड थी, लोग बहुत ज्यादा खरीदा करते थे। लेकिन क्या हुआ, 1813 ईस्वी में लगभग ये सब बंद होने की कगार पे आ गया और भारत के व्यापार में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, आगमन किया या कह सकते हैं एकाधिकार किया। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे भारत देश है वहां पे मुफ्त व्यापार की नीति थी, मतलब लेने देने में या फिर इधर से उधर पहुंचाने में सामान को कोई भी कर नहीं लगता था, जिससे कि क्या हुआ, अंग्रेजों को सामान बाहर ले जाने में या अपने देश से लाने में भारत तक कोई भी कर नहीं चुकाना पड़ता था या कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। इसीलिए क्या हुआ, लगभग 1820 की बात करें तो यूरोप में, जब हमने पहले की वीडियो में देखा था तो हमने देखा था यूरोप में भारत अपना कुछ माल मतलब भेजा करता था, आयात निर्यात किया करता था, क्योंकि यहाँ जो हमारी कला संस्कृति थी बहुत ज्यादा रिच थी, तो बाहर के देश के जो लोग हुआ करते थे वो हाथ से बनी चीजों को मंगवा लिया करते थे, ठीक है। लेकिन जो 1820 का जो टाइम था वहां पे सब कुछ बंद हो गया था, भारत से जो भी चीजें बनाई जाती थी वो आयात निर्यात नहीं होती थी, क्योंकि लोगों को पसंद नहीं आता था। अभी देखेंगे क्यों। तो क्या हुआ, जब कोई कर नहीं लगता था तो जो अंग्रेज थे वो बाहर से क्या करते थे, सामान को लेके आते थे, ठीक है। तो उन्होंने मशीनों का निर्माण या स्थापना करनी शुरू कर दी और भारत में रेलगाड़ियों के द्वारा अपना माल लाना शुरू कर दिया। और साथ ही साथ देखिए, अब देखिए जो हमारे हाथ से निर्मित जो चीजें थी उनका धीरे धीरे हनन होना शुरू हो गया या फिर वो पीछे छूटती चली गई, क्योंकि जो फैक्ट्री से बनी हुई चीजें थी, जो मशीनों से बनी हुई चीजें थी, लोगों को वो ज्यादा पसंद आती थी और वो जल्दी भी निर्मित होती थी और प्लस उनका जो मतलब वो ज्यादा दिन तक भी चलती थी, तो लोग उससे ज्यादा प्रभावित हुए। धीरे धीरे करके जब अंग्रेजों का धीरे धीरे राज फैलने लगा तो उन्होंने लोगों के मन में ये चीज बैठाल भी दी थी, ठीक है, कि ये चीजें अच्छी हैं। तो जो हमारे स्वदेशी जो लोग थे उन्होंने जो निर्मित किया था, तो उनको भी अंग्रेजों ने क्या किया, जो लोग थे जो बनाते थे हाथों से बनी हुई चीजें, उन पर भी अपना अधिकार कर लिया, उनके संरक्षकों को उठवा लिया, ये सारी चीजें अंग्रेजों ने की। तो कुल मिला के वो फैशन पे काम करते थे, तो लोगों के दिमाग में उन्होंने कहीं ना कहीं फैशन से संबंधित चीजें डाल दी थी, जिससे कि लोगों को अपने देश में बनी हुई हाथों से बनी हुई चीजें अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन जब महात्मा गांधी आए तो महात्मा गांधी ने स्वदेश के ऊपर काम किया, उन्होंने कई ज्यादा बढ़ावा दिया हाथ से बनी हुई चीजों को। वहीं उन्होंने चरखे से सूत काट के धोती पहनी, बहुत ज्यादा उन्होंने अपनाया ये चीज, और अंग्रेजों को बाहर भेजने में भी महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और जब बंगाल का विभाजन हुआ था तब भी जो हस्तशिल्प की कला थी वो भी बहुत ज्यादा विकसित हुई और उन्हें बढ़ावा। आज की जो टाइम है, जब भारत स्वतंत्र हो गया उसके बाद भी आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में हस्तशिल्प की जो कला है, हैंडीक्राफ्ट जो है, वो बहुत ज्यादा निर्मित और विकसित मात्रा में है और हमारी जो अर्थव्यवस्था है उस पर बहुत अच्छा
प्रभाव डालती है और उससे बहुत ज्यादा हमारी अर्थव्यवस्था ठीक ठाक चलती रहती है, बढ़िया चलती है, क्योंकि ज्यादातर जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो इसी पे डिपेंडेंट हैं। आई होप आप लोगों को जो हैंडीक्राफ्ट है वो समझ आया होगा, और अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, और इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे जो प्रकार है हस्तशिल्प। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में छोड़िएगा, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करिए। इसी तरीके की मोर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।